लेक्चर 21 अस्तित्व की मोहब्बत और मीरा की शरारत रुद्रम के साथ। रुद्रम अपनी आंखें बंद करके दोबारा खोलते हैं और अपनी बेहद मैग्नेटिक और सेडक्टिव वॉइस में कहता है, जाना तुम तो पहले बस जब मैं सोया करता था तब तुम मेरे ख्वाबों में आया करती थी, अब तुम मुझे ऐसे भी नजर आने लगी हो अब, और इंतजार नहीं होता, जल्द से जल्द अपनी तड़प खत्म करनी है मुझे तुम्हें अपनी बाहों में लेकर। ऐसा कहकर रुद्र गहरी सांस लेता है और फिर गेट ओपन करता है। वहां पर घर का बटलर खड़ा था जो कि रुद्रम को डिनर के लिए बुलाने आया था। रुद्रम उसे देखकर अपने कदम रूम से बाहर निकलता है और पलटकर एक बार रूम को देखा है, फिर अच्छे से लॉक करने के बाद अपने कदम डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा देता है। तो हमारे रुद्रम की खुली आंखों से सपना देख रहे थे हमारे मीरा का। खैर यह सपना भी बहुत जल्द पूरा होगा, उसको पूरा करने के लिए आप सबकी लेखक है ना जाने ये कैसा एहसास था, ना जाने कैसी ये तड़प थी जो वक्त के साथ रुद्रम की मीरा के लिए बती जा रही थी। वही हमारी रुद्रम जी की तरफ से बेखबर मीरा जी अपनी दुनिया में खोई हुई थी। वह अपने रूम की बालकनी में लगे झूले पर बैठी हुई उसे चांद को देख रही थी जिसकी रोशनी काफी ज्यादा थी। वह अपनी पहली जिंदगी के बारे में सोच रही थी कि आखिर कैसे लोग उसे क्या क्या नाम देकर पुकारते थे, नाजायज तो किसी के टाइम पास का नतीजा, किसी के हवस का नतीजा, सब उसे बताते थे, लेकिन कोई नहीं था जो उसे सिंपैथी देता, या कोई ऐसा था ही नहीं। लेकिन जब से किस दुनिया में आई थी मीरा के परिवार वालों ने उसे मीरा को काफी अच्छे से रखा था, जैसा वह प्रिंसेस ट्रीटमेंट अपनी रियल लाइफ में चाहती थी कि कोई उसे इस कदर प्यार करे कि वह अपने सारी पिछले दर्द को भूल जाए। लेकिन ऐसा था नहीं, उसकी असली जिंदगी में कभी कोई ऐसा नहीं मिला, पर यहाँ आकर उसे इतनी अच्छी फैमिली, इतने अच्छे भाई जो उसके लिए इतनी ज्यादा प्रोटेक्टिव है, उसे वह सब कुछ मिला था। अब बस कमी थी तो एक सच्चे प्यार की। मीरा ये सब सोच ही रही थी, अचानक उसकी दिमाग में एक बात क्लिक होती है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसके जहां में एंजल का बस एक ही सवाल घूमने लगता है। मीरा अपनी रूम की बालकनी में बैठी अपने ख्यालों में गम थी। वह अपने पिछली जिंदगी के बारे में सोच रही थी कि उसकी जिंदगी में क्या क्या हुआ था, लोग उसे किस किस नाम से पुकारते थे। इसलिए उसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किताबें लिखना शुरू कर दिया था और उसकी कुछ ख्वाहिशें थी जो वह चाहती थी कि पूरी हो कम से कम इस जिंदगी में। लेकिन किस्मत का खेल भी निराला था। सिया कैंपिंग पर जाती है और वहां उसके पीछे गुंडे पड़ जाते हैं और उनसे जान छुड़ाने के लिए वह खाई में कूद जाती है। वह अपनी इज्जत को ऐसे कैसे जाने दे सकती थी, ऐसे कैसे नीलाम होने दे सकती थी वह अपनी इज्जत को। इसलिए उसने मारना चुना। लेकिन उसकी किस्मत भी निराली थी कि किस्मत ने फिर खेल खेल और वह पहुंची एक ऐसी दुनिया में जो असली दुनिया की तरह तो थी, लेकिन असली दुनिया का इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं था। यह एक किताब भी दुनिया थी। मीरा को आज भी याद था कि उसकी क्या क्या ख्वाहिश रही है, वह क्या क्या करना चाहती थी। मीरा उसे चांद को देखते हुए अपने ख्यालों में खोई हुई थी और ख्वाहिश वाली बात से उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है और वह तुरंत उसे झूले से खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर एक मिक्स एक्सप्रेशन थे जो कि काफी शौकन भी थे, हैरानी वाली भी थे और असंभव वाले भी थे। वह जल्दी से कुछ याद करने की कोशिश करती है और उससे वह याद भी आ जाता है। वह चीज याद करके वह अपने सर पर हाथ रख लेली और वैसे ही हले पर दीबारा बैठ जाती है और खुद में ही बदबदाते हुए कहती है, नो नो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी ख्वाहिश में भूल गई कैसे, क्यों, कब, मैं भूल कैसे गई, मेरी लाइफ की इतनी बड़ी ख्वाहिश में भूल कैसे गई। ऐसा कहकर वह झूले पर वैसे ही बैठी रहती है, फिर एक झटके से खड़ी होती है और अंदर रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है, जिससे वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह चीज उसे मिल नहीं रही थी। लेकिन अचानक ही उसको एंजल की बातें क्लिक करती है। आपकी एक आखिरी ख्वाहिश थी जो आपने अपनी असली जिंदगी में मांगी थी, लेकिन तब वो पूरी वहां नहीं हो पाई थी। ये ऊपर वाले का फैसला है कि इस जिंदगी में वह चीज आपको जरूर मिलेगी। मीरा ने अपने सर पर हाथ रख लिया। अब तक वह फिर से बालकनी में आ गई थी और दोबारा उसे झूले पर बैठ जाती है। उसके सर पर हाथ वैसे ही रखा हुआ था और वह काफी ज्यादा सोच रही थी कि उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या हो सकती है, क्योंकि उसकी गिनती की 2-3 ख्वाहिश थी और वह 2-3 ख्वाहिशों में से वह कौन सी ख्वाहिश थी जो इस जन्म में वह पूरी हो गई थी। काफी कोशिश करने के बाद भी मीरा को याद नहीं आ रहा था कि आखिर उन दिनों ख्वाहिशों में से कौन सी ख्वाहिश पूरी हुई है।
मीरा अभी बैठी ही थी कि वहां पर आस्था का आना हुआ। मीरा को रूम में न देखकर आस्था काफी परेशान हो गई थी। वह अपने कदम बालकनी की तरह बढ़ा देती है कि एक दफा वहां चेक कर ले, और जब वह बालकनी में आई तो मीरा उसे झूलों पर बैठी हुई दिखाई दी। आस्था जाकर मीरा के कंधे पर टाइप करती है तो मीरा अपने उसे चीज से बाहर आती है जिस चीज को वह काफी गहराई से सोच रही थी। आस्था मीरा को इस कदर परेशान देखकर थोड़ा परेशान होती है, लेकिन वह मीरा के सामने बैठकर मीरा कहा तो अपने हाथ में लेकर बड़े ही प्यार से कहती है, व्हाट हैपन मीरू। आस्था ने ये निकनेम मीरा को दिया था। वह हमेशा से मीरा को मीरा नहीं बल्कि मिरुका की पुकारती थी। अब तक सिया की भी आस्था के इस लत प्यार और इस क्यूट से निकनेम की आदत हो गई थी। मीरा आस्था की तरफ देखकर जवाब देते हुए कहती है, नथिंग दीदू, बस थोड़ी उलझन हो रही थी तो बालकनी में आ गई खुली हवा खाने। मीरा का जवाब सुनकर आस्था मीरा के गाल पर चार अपना हाथ फिरते हुए कहती है, इतनी रात हो गई है बच्चा, सो जाओ अब, इतनी रात तक तुम्हारा जगन अच्छा नहीं है ना। आस्था की बात सुनकर मीरा अपना सर हिलाती है और आस्था मीरा को अपने साथ लेकर उसके रूम में जाती है और उसे बेड पर लिटाकर उसके ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट से करती है और फिर मीरा को थपकी देने लगती है। वहीं बैठकर मीरा की आंखें अभी बंद ही थी कि वह महसूस करती है कि आस्था जा रही है, लेकिन वह आस्था को जाने नहीं देना चाहती थी। आस्था से भी उसे एक ममता भरा स्पर्श महसूस होता था। आस्था जब आती है उससे पहले ही मीरा आस्था के हाथ को थाम लेती है और आंखें बंद किए हुए वैसे ही जवाब देते हुए कहती है, दीदू प्लीज आज मेरे पास सो जाओ, मुझे आपके। मीरा की बात सुनकर आस्था मुस्कुराती है और फिर मीरा के बगल में ही आकर लेट जाती है और मीरा आस्था को गले लगा लेती है और आस्था भी मीरा के सर पर हाथ फेरते हुए उसे सुला देती है और मीरा को सुलाते सुलाते खुद आस्था भी वही सो जाती है। वही राजावत हवेली में अस्तित्व का फ्लो और अस्तित्व का रूम। अस्तित्व इस वक्त अपनी रूम के बालकनी मौजूद था और वह बालकनी में काफी सारे पेड़ पौधे रखे हुए थे और वहां पर सोफा भी रखा था और टेबल भी रखी थी और एक साइड बड़ा सा झूला भी लगा हुआ था। अस्तित्व उसे झूले पर लेटा हुआ, उसके दोनों हाथ उसके सीने पर थे और वह एक तक चाँद को निहार रहा था कि अचानक से उसे चांद में एक लड़की का अक्स नजर आता है, जिसे देखकर अस्तित्व के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। अभी अस्तित्व उसे चांद को बड़ी गौर से देख रहा था कि उसकी शांति को भंग करते हुए उसका फोन बजने लगता है। अस्तित्व अपनी नज़र अपने फोन की तरफ करता है तो उसके फोन पर वाईफाई नाम शो हो रहा था। अस्तित्व के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट खिल जाती है और वह तुरंत फोन उठाता है कि उधर से एक लड़की की यार भरी आवाज आती है, कैसे हैं आप, और आपने अभी तक एक बार भी हमें कॉल या मैसेज नहीं किया, क्या आपको हमारी याद नहीं आई, या फिर आप कुछ ज्यादा ही बिजी है अपने काम में, या फिर आप हमसे प्यार नहीं करते। फोन उठाते ही इतने सारे सवालों की झड़ी देखकर अस्तित्व हंस देता है और फिर हंसते हुए जवाब देते हुए कहता है, अरे अरे बस शांत, इतने सारे सवाल एक ही बार में पूछने क्या आप। अस्तित्व के ऐसा जवाब देते ही उधर से एक क्यूट मगर गुस्से भरी आवाज आती है, आप हमारे सवालों का जवाब नहीं देंगे तो हम तो ऐसे ही सवाल करेंगे ना। अस्तित्व उस लड़की की बातों का जवाब देते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल पूछिए सवाल, हम जरूर देंगे अपनी जान के सवालों का जवाब। अस्तित्व की बात सुनकर उधर वह लड़की फिर से प्यार भरी आवाज में दोबारा से अपने सवाल दोहराती है तो अस्तित्व उसके सवालों का जवाब देते हुए कहता है, हम बिल्कुल ठीक है जान। दोबारा उधर से वह लड़की अपनी प्यारी मगर क्यूट वॉइस में अस्तित्व से दोबारा सवाल करते हुए कहती है, आपने अभी तक एक बार भी हमें कॉल या मैसेज नहीं किया। इधर से अस्तित्व उसे लड़की की बातों का जवाब देते हुए कहता है, असल में हम वह थोड़ा बिजी थे इसलिए हम आपको कॉल या मैसेज नहीं कर पाए। योजक चिन्ह, क्या आपको हमारी याद नहीं आई? बिल्कुल ए जान, हमने आपको बहुत याद किया। उधर से कुछ और सवाल करती लड़की इधर से अस्तित्व अपनी प्यार भरी आवाज में कहता है, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं जान, ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानती, हम आप हमारी जान है, आप अस्तित्व राजावत की मोहब्बत है। उधर से वह लड़की यह बात सुनकर काफी खुश होती है, जो कि उसकी आवाज से साफ जाहिर हो रहा था। ऐसे ही थोड़ी देर बात करने के बाद अस्तित्व अपना फोन रख देता है और वैसे ही चांद को देखते हुए इस झूले पर लेटे लेटे सो जाता है। वही राजस्थान में रुद्रम सिंह राठौड़ का प्राइवेट विला। रुद्रम इस वक्त अपनी पेंटिंग रूम में मौजूद था और वह
अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर रहा था। अभी वह पेंटिंग कंप्लीट कर ही रहा था कि उसे फिर से अपने सीने पर 2 हाथ महसूस होते हैं। उन हाथ को महसूस करके रुद्रम की आंखें फिर से सुकून से बंद हो जाती है और वह बिना पीछे पलटे अपनी पेंटिंग पर फोकस किए हुए कहता है, जाना आप हमें कब तक ऐसे ही परेशान करने वाली है, क्योंकि आप बंद आंखों से तो हमें दिखती ही है, लेकिन अब तो खुली आंखों से भी महसूस होने लगी है। आप, रुद्रम फिर से अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, आपने हमें इस कदर परेशान करके रख दिया है कि आपके लिए हम हर पल पल तड़प रहे हैं। अब हमसे जरा भी वेट नहीं हो रहा है क्या आप हमारे सामने आए और हम आपको अपनी बाहों में संभाले। और ये तो तय है कि हमारी मुलाकात बहुत जल्द होगी और जब भी होगी बहुत धमाकेदार होने वाली है। ऐसा कहकर वह शांत हो जाता है कि उसके कानों में एक खिलखिलाहट की आवाज गूंज उठती है। रुद्रम अपनी निगाहें पीछे करके देखता है तो मीरा इस शर्ट में खड़ी थी और उसकी थाई के पास वह कलर लगा हुआ था और उसके नेक पर भी हल्के कलर लगे हुए थे। मीरा को उस हाल में देखकर एक बार फिर रुद्रम मीरा में डूबने लगता है और वह अपना फोकस पेंटिंग की तरफ से खोने लगता है। वह अपने आप को याद दिलाते हुए कहता है, नो नो रुद्रम सिंह राठौर, वह सिर्फ और सिर्फ आपकी कल्पना है, वह यहाँ मौजूद नहीं है। ऐसा कहकर रुद्रम अपने सर को झटकता है और फिर से अपना फोकस पेंटिंग पर करने लगता है कि उसे फिर से अपने सीने पर हलचल करते हुए हाथ फिर से महसूस होते हैं। रुद्रम वैसे ही खड़ा रहकर एक गहरी सांस लेता है और फिर से अपना फोकस पेंटिंग में करने लगता है, लेकिन मीरा बाज नहीं आती और फिर से वह रुद्रम को परेशान करने लगती है। इस बार रुद्रम फ्रस्ट्रेशन से अपने पैंट्स कलर को वहां रखता है और मीरा की तरफ में झटके से उसे अपने करीब कर लेता है। रुद्रम ऐसे खींचने पर मीरा उसकी बाहों में खींची चली जाती है और रुद्रम मीरा की आंखों में देखते हुए बेहद कशिश और दीवानगी के साथ कहता है, आप रुद्रम सिंह राठौर दिलो दिमाग पर इस कदर छाए हुई है कि आपका हुक्म सा को आपके अलावा कोई और नजर नहीं आता है। हुक्मरानी सा दिन में रात में आप हर जगह हमें दिखाई देने लगी है। पहले तो आप हमें सिर्फ रातों में अपने सपनों में नजर आती थी, लेकिन आप दिन में भी मेरे ख्यालों पर आपका ही पहरा है। मीरा रुद्रम की उन नशीली आंखों में खो चुकी थी और रुद्रम की ऐसी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट छा गई थी। रुद्रम इस वक्त शर्टलेस था और उसके राइट साइड चेस्ट पर जाना नाम का टैटू बना हुआ था और ग्लास वॉल से चांद की रोशनी जो आ रही थी उसे टैटू पर भरपूर पड़ रही थी और वह टैटू साइन कर रहा था। मीरा नजर रुद्रम की खुली चेस्ट पर जाती है और वह उस स्टैचू पर अपनी उंगलियां फिराने लगती है। टैटू पर उंगलियां की मूवमेंट महसूस करके रुद्रम की आंखें बंद हो जाती है। अब वह जब अपनी आंखें दोबारा खोलता है तो वहां कोई मौजूद नहीं था। ये देखकर रुद्रम अपना एक हाथ बाल में ले जाता है और उसे काफी अच्छी तरह से सहलाकर अपने बालों को पीछे करता है और जिस दिशा में मीरा उसे दिखाई दी थी उसे दिशा में देखते हुए कहता है, बहुत तड़प लिया आपने हुक्मरानी सा, और बहुत तड़प लिए हम, अब बस इस तरफ को मिटाने का वक्त आ चुका है और इस तरफ को जल्दी मिटाएंगे आपके हुक्म सा। ऐसा कहकर वह अपना फोकस दोबारा से पेंटिंग में करने लगता है और थोड़ी ही देर में उसकी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है और वह अपने रूम की तरफ चला जाता है। 22 मीरा हुक्म सा को देखना। अब आगे रुद्रम अपने सर को झटकता है और फिर से अपना फोकस पेंटिंग पर करने लगता है कि उसे फिर से अपने सीने पर हलचल करते हुए हाथ फिर से महसूस होते हैं। रुद्रम वैसे ही खड़ा रहकर एक गहरी सांस लेता है और फिर से अपना फोकस पेंटिंग में करने लगता है, लेकिन मीरा बाज नहीं आती और फिर से वह रुद्रम को परेशान करने लगती है। इस बार रुद्रम फ्रस्ट्रेशन से अपने पैंट्स कलर को वहां रखता है और मीरा की तरफ में झटके से उसे अपने करीब कर लेता है। रुद्रम ऐसे खंचने पर मीरा उसकी बाहों में खींची चली जाती है और रुद्रम मीरा की आंखों में देखते हुए बेहद कशिश और दीवानगी के साथ कहता है, आप रुद्रम सिंह राठौर दिलो दिमाग पर इस कदर छाए हुई है कि आपका हुक्म सा को आपके अलावा कोई और नजर नहीं आता है। हुक्मरानी सा दिन में तमें आप हर जगह हमें दिखाई देने लगी है। पहले तो आप हमें सिर्फ रातों में अपने सपनों में नजर आती थी, लेकिन आप दिन में भी मेरे ख्यालों पर आपका ही पहरा है। मीरा रुद्रम की उन नशीली आंखों में खो चुकी थी और रुद्रम की ऐसी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट छा गई थी। रुद्रम इस वक्त शर्टलेस था और उसके राइट साइड चेस्ट पर जाना नाम का टैटू बना हुआ था और ग्लास वॉल से चांद की रोशनी जो आ रही
थी उसे टैटू पर भरपूर पड़ रही थी और वह टैटू साइन कर रहा था। मीरा नजर रुद्रम की खुली चेस्ट पर जाती है और वह उस स्टैचू पर अपनी उंगलियां फिराने लगती है। टैटू पर उंगलियां की मूवमेंट महसूस करके रुद्रम की आंखें बंद हो जाती है। अब वह जब अपनी आंखें दोबारा खोलता है तो वहां कोई मौजूद नहीं था। ये देखकर रुद्रम अपना एक हाथ बाल में ले जाता है और उसे काफी अच्छी तरह से सहलाकर अपने बालों को पीछे करता है और जिस दिशा में मीरा उसे दिखाई दी थी उसे दिशा में देखते हुए कहता है, बहुत तड़प लिया आपने हुकुम रानी सा और बहुत तड़प लिए हम, अब बस इस तरफ को मिटाने का वक्त आ चुका है और इस तरफ को जल्दी मिटाएंगे आपके। ऐसा कहकर वह अपना फोकस दोबारा से पेंटिंग में करने लगता है और थोड़ी ही देर में उसकी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है और वह अपने रूम की तरफ चला जाता है। अपने रूम में आने के बाद रुद्रम अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा देता है। अब बात कर लेते हैं रुद्रम के रूम की। तो रूम का कॉम्बिनेशन बहुत ही गजब का था। एक दीवार पर चेरिश रेड कलर था तो दूसरे पर ऑफ वाइट कलर जो कि बेहद खूबसूरत लग रहा था और चेरिश रेड कलर की वॉल पर गोल्डन कलर की कारीगरी की गई थी जो और भी खूबसूरत बना रही थी उसे कलर को, उसे रूम को। और ऊपर से उसे वॉल पर काफी सारे फोटो फ्रेम लगेंगे थे और उसे फ्रेम में मीरा की तस्वीर थी जो अलग अलग एंगल से ली गई थी। किसी में मीरा मुस्कुरा रही है तो किसी में हो अपनी मुंबई वाले फ्लैट के बालकनी में खड़ी हुई थी और किसी में एक बुके पकड़े हुए खड़ी थी और उसे बुके में लगे रेड कलर के फ्लावर को निहार रही थी। ऐसे ही मीरा की कई सारी तस्वीर थी उसे वॉल पर और मीरा की सारी तस्वीरें को गोल्डन कलर के फ्रेम से फ्रेम किया गया था जो और भी खूबसूरत लग रहा था। वही एक किंग साइज बेड था जो बेहद खूबसूरत लग रहा था। सर्कल के शेप में बेड पर व्हाइट और चेरिश रेड कलर की कॉम्बिनेशन लर का ब्लैंकेट भी था जिस पर चेरिश रेड कलर की फ्लावर की डिजाइन। रुद्रम का रूम काफी बड़ा था, काफी नहीं बहुत ज्यादा बड़ा था और वहां राखी हर तरह की चीज एक्सपेंसिव थी जो उसे रूम को और भी खूबसूरत बना रही थी। रूम के एक साइड पर सोफा रखा हुआ था और उसी के साथ वह रेड कलर की वॉल थी जिस पर मीरा की काफी सारी तस्वीर लगी हुई थी और बेड से लेटकर उसे वॉल का नजारा बहुत अच्छे से दिखता था। वही उसे रूम के लेफ्ट साइड में एक बड़ी सी मिरर ग्लास वॉल थी जिसे कर्टन से कर किया गया था और उसे रूम में एक बालकनी भी थी जिसमें काफी खूबसूरत फूल लगे हुए थे और वहां से उसे विला के गार्डन का पूरा व्यू दिखता था। रूम में ही बेड से कुछ ही दूरी पर वॉक इन वार्डरोब था जिसमें रुद्रम के सारे जरूरत के सामान थे। रुद्रम वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आता है और अपने कदम बेड की तरफ ले लेता है। रुद्रम ने इस वक्त सिर्फ ट्राउजर पहना हुआ था और वह जाकर आराम से अपने बेड पर लेट जाता है और लेटते ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ राजावत हवेली मीरा का रूम। मीरा इस वक्त गहरी नींद में सो रही थी और आस्था उसके साथ ही थी, दोनों इस वक्त गहरी नींद में सो रहे थे एक जगह और वही हवेली। हुकुमसा और हुकुमरानी सा दोनों इस वक्त आमने सामने खड़े थे। हुकुमसा ने इस वक्त शादी की शेरवानी पहनी थी और हुकुमरानी सा ने इस वक्त शादी का लहंगा पहना था और उसे बड़े से हवेली के गार्डन में काफी सारे मेहमान जमा हुए थे और दोनों ही कपल को देखकर वह सारे मेहमान काफी खुश नजर आ रहे थे। उन्हीं के आसपास हुकुम सा और हुकुमरानी सा के परिवार वाले खड़े थे जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और जिनके चेहरे पर कुछ नहीं था। वह सभी हुकुमरानी सा और हुकुम सा को देख रहे थे। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब खड़े थे और हुकुम सा इस वक्त अपनी हुकुमरानी सा की आंखों में देख रहे थे और हुकुमरानी सा के हाथों में इस वक्त फूलों की माला थी और हुकुम सा हुकुमरानी सा को देखते हुए उनकी ओर झुक गए और ऐसा होते ही सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई, लेकिन कुछ चेहरों पर नफरत सब बयां हो रही थी। हुकुम सा के ऐसे झुकने पर हुकुमरानी सा की मुस्कुराहट गहरी हो गई और उनकी आंखों में एक नामी आ गई। मुस्कुराहट इसलिए क्योंकि वो खुश थी एक ऐसी हमसफर को पकड़ और नामी इसलिए क्योंकि वाकई हुकुम सा अपनी हुकुमरानी सा के आगे झुकने में जरा सा भी नहीं कतराते थे। हुकुमरानी सा हुकुम सा को माला पहनाती है और फिर हुकुम सा खड़े हो जाते हैं और हुकुम सा आगे बढ़कर हुकुम रानी सा को भी माला पहनाते हैं। इसी के साथ उसे गार्डन में तालिया की गरगाहट साफ महसूस होती है। हुकुम रानी सा का हाथ थामे हुए अपने कदम उस मंडप की तरफ बढ़ा देते हैं। आज हुकुम सा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी जो साफ बयां कर रही थी कि उनकी मोहब्बत अब
ऑफिशियली उनकी हो जाएगी। बढ़ते कदमों के साथ हुकुम सा और हुकुम रानी सा की धड़कन इन रफ्तार पकड़ रही थी। वह दोनों जैसे ही मंडप में पहुंचते हैं कि पंडित जी उन्हें बैठने को कहते हैं। पंडित जी का इशारा पाकर वह दोनों बैठ जाते हैं। फिर पंडित जी अपने मंत्र का उच्चारण करते हुए विवाह की विधि प्रारंभ कर देते हैं। पंडित जी हुकुम शाह की तरफ देखते हुए बड़ी आदर्श भाव से कहते हैं, हुकुम सा फेरों के लिए खड़े हो जाए। हुकुम शाह पंडित जी की बात मानकर फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं और उनके साथ ही हुकुम रानी सा भी खड़ी हो जाती है। पहले 3 फेरे हुकुम रानी सा आगे चलते हुए लेती हैं और फिर उनके बाद 4 फेरे हुकुम सा लेते हैं। लिसन एवरीवन, मुझे इस चीज़ का कुछ अंदाजा नहीं है कि कैसे क्या होता है, तो अगर कुछ मिस्टेक हुई होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। इतना भी जो लिखा है ना सिर्फ और सिर्फ गूगल बाबा की हेल्प से लिखा है, क्योंकि मुझे हिंदू रिलीजन की शादी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो आप लोग मेरी गलती को जरूर माफ़ करें। ने फेरे लेने के बाद अब आती है सिंदूर की रस्म। वह दोनों बैठ जाते हैं और मंगलसूत्र और सिंदूर की रस्म की बारी थी। धीरे धीरे वह भी पूरी होती है। सिंदूर मांग में भरते टाइम कुछ सिंदूर हुकुम रानी सा के चेहरे और नाक पर भी गिर गया था, जिससे सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो जाती है, क्योंकि इस चीज़ का प्रतीक था कि आपके होने वाले हस्बैंड आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और यह बात सच थी। हुकुम सा हुकुम रानी सा से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। खैर, दोनों की शादी होती है और फिर वक्त आता है विदाई का। वनलता हम औस और तही हथेली में दुकुम सा के रूम में। दुकुम सा इस वक्त हुकुम रानी सा को गले लगाए हुए खेद है और एकुम रानी सा भी जिनके गले लगी हुई थी, दोनों ही खामोश थे, लेकिन उनकी धकने बातें कर रही थी। हुकुम सा अपना चेहरा झुकाकर हुकुम रानी साहूब की आंखों में देखते हैं। हुकुम रानी सा की आंखें इस वक्त लाल थी। उनके चेहरे और नाक सबसे ज्यादा लाल थी, क्योंकि हुकुम रानी सा गोरी थी, 10 वजह से उनकी स्किन सेंसिटिव थी। खैर, अभी कुछ वक्त पहले उनकी विदाई हुई थी, तो इस वजह से वह अपने परिवार वालों से बिछड़ने के गम में रो रही थी। लेकिन अभी हुकुम सा और हुकुम रानी सा दोनों ही अपनी रूम में थे। हुकुम सा हुकुम रानी सा को देखते हुए झुककर बड़े ही शिद्दत के साथ उनकी माथे को चूम लेते हैं, को चुन लेते हैं। हुकुम रानी सा को इस वक्त बेहद शर्म आ रही थी और वह अपना चेहरा हुकुम सा के सीने में पा लेती है। उनकी इस अदा पर हुकुम सा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह भी हुकुम रानी सा को कस के जकड़ लेते हैं अपनी बाहों में। इस हुकुम रानी सा के चेहरे पर हाय की लाली छाई हुई थी और वही हुकुम सा मुस्कुरा रहे थे। वह मुस्कुराते हुए वैसे बड़ी ही हुकुम रानी सा से सवाल करते हैं, जान, अगर आप हमसे ऐसे ही शर्माएंगे तो फिर हम और आगे कैसे बढ़ेंगे। हुकुम सा की बात सुनकर हुकुम रानी सा को और भी शर्मा रही थी। वह अपने आप को वैसे ही हुकुम सा के सीने में छुपाए रहती है, कहती कुछ नहीं। कुछ देर तक यूं ही एक दूसरे के गले लगी रहने के बाद हुकुम सा हुकुम रानी सा से कहते हैं, अच्छा, जाकर अपना कपड़ा बदल लें। कब तक ऐसे ही भारी लहंगे में रहेंगी आप। हुकुम शाह की बात सुनकर हुकुम रानी सा अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा देते हम। हुकुम रानी सा के जाने के बाद हुकुम सा जिस दिशा में हुकुम रानी सा गई थी, उसे दिशा में देखते हुए मुस्कुराते हुए अपने कदम वार्डरोब की तरफ बढ़ा देते हैं। और कुछ वक्त बाद ही हुकुम रानी सा बाहर आती है। इस वक्त उन्होंने सिंपल सा सलवार सूट कैरी किया था, जो कि रेड कलर का था। गोरे रंग पर रेड कलर बेहद कमाल लग रहा था और उन गोरे हाथों पर लाल लाल मेहंदी की रंग, ऊपर से लाल लाल चूड़ियां, माथे पर लाल कलर की बिंदी वैसे ही लगी थी और मांग में सिंदूर वैसे ही लाल रंग का था और गले में मंगलसूत्र। पूरा 16 श्रृंगार किया हुकुम रानी सा हुकुम सा के सामने खड़ी थी। हुकुम रानी सा को इस हाल में देखकर हुकुम सा मदहोश हुए जा रहे थे और वह अपने कदम हुकुम रानी सा की तरफ बढ़ते हैं और झटके से उन्हें अपनी गोद में उठा लेते हैं और अपने कदम अपनी बेड की तरफ बढ़ा देते हैं और पहले हुकुम रानी सा को बेड पर लेटाते हैं और फिर खुद हुकुम रानी सा के ऊपर जाकर दोनों हाथ को अपने हाथ में इंटरवेंट करते हैं और हुकुम रानी सा के लब के तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर दोनों के लब एक दूसरे से मिल जाते हैं। हुकुम सा ऐसा करने से हुकुम रानी सा की आंखें बंद हो जाती है और हुकुम सा भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और गहराई के साथ एक दूसरे को किस करने लगते हैं। कुछ ही देर में हुकुम सा को जब महसूस होता है कि हुकुम रानी सा सांस नहीं ले पा रही है, तो हुकुम रानी सा के लबों को छोड़कर हुकुम सा हुकुम रानी सा के नेक में अपना चेहरा छुपाकर धीरे धीरे वहां पर किस करने लगते हैं। हुकुम सा जैसे ही हुकुम
रानीसा के लबों को छोड़ते हैं वैसे ही हुकुम रानीसा लंबी लंबी गहरी सांस लेने लगती है और हुकुम सा उनके निक में किस करने लगते हैं। अभी हुकुम रानीसा अपनी सांसें संभल ही रही थी कि उनकी एक चीख निकल जाती है, क्योंकि हुकुम सैन उनको नेक में बाइट किया था और दोबारा उसी जगह वेट किस करके हुकुम रानीसा को मदहोश कर रहे थे। और ऐसा होते ही हुकुम रानीसा मदहोश होने लगती है, क्योंकि वह बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। हुकुम रानीसा अपनी आंखें खोलकर हुकुम सर को देखते हैं, जो आज रुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे, और हुकुम रानीसा हुकुम शाह को रोकते भी नहीं उन्हें करने देती है जो वह कर रहे थे। आखिर वह इतना तड़पते थे इस दिन के लिए। थोड़ी ही देर में उसे रूम में गहरी गहरी सांसों की आवाज सुनाई लगती है और हुकुम रानीसा के मौन की आवाज है, जो वहां साफ साफ गूंज रही थी कि आज हुकुम सा और हुकुम रानीसा दोनों मुकम्मल तौर पर मुकम्मल हो गए थे। सीन चेंज होता है और दोबारा से वही जख्मी हालत में हुकुम सा और हुकुम रानीसा को दिखाया जाता है। जहां मसा जख्मी हालत में थे, वही हुकुम रानीसा भी जख्मी हालत में थी और एक गोली चलने की आवाज आती है और इसी सीख के साथ मीरा अपने बेड से उठ जाती है। इस वक्त वह काफी गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसके माथे पर उभरे पसीने इस बात के साथ गवाह थे कि वह काफी ज्यादा डरी हुई थी। मीरा अपना हाथ बढ़ाकर बेड के साइड टेबल से ग्लास उठाती है और पानी पी लेती है, एक घूंट में नहीं सारा। वह अपने असर घूमकर अपने बेड की दूसरी साइड देखी है तो दूसरी साइड आस्था नहीं थी। मीरा खुद को नॉर्मल करती है और वैसे ही बैठे हुए अपने सर पर हाथ रख लेती है और फिर खुद से बदबदाते हुए कहती है, ये कैसा सपना था, पहले शादी फिर फर्स्ट नाइट, फिर उसके बाद वही खून खराबा, हर तरफ लाश गिरी हुई थी और आज हमें हुकुम सा का चेहरा साफ दिखाई दिया। ये कहते वक्त वह काफी परेशान थी। वह कुछ याद करते हुए खुद से कहती है, ही तो देखा है उसे, चेहरे को कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। H23 मीरा का खुद से सवाल और खुद से ही जवाब मांगना। अब आगे हुकुम रानीसा को इस हाल में देखकर हुकुम सा मदहोश हुए जा रहे थे और वह अपने कदम हुकुम रानीसा की तरफ बढ़ते हैं और झटके से उन्हें अपनी गोद में उठा लेते हैं और अपने कदम अपनी बेड की तरफ बढ़ा देते हैं और पहले हुकुम रानीसा को बेड पर लेटाते हैं और फिर खुद हुकुम रानी सक के ऊपर जाकर दोनों हाथ को अपने हाथ में इंटरवेंट करते हैं और हुकुम रानीसा के लब के तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर में दोनों के लब एक दूसरे से मिल जाते हैं। हुकुम सा ऐसा करने से हुकुम रानीसा की आंखें बंद हो जाती है और हुकुम सा भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और गहराई के साथ एक दूसरे को किस करने लगते हैं। कुछ ही देर में हुकुम सा को जब महसूस होता है कि हुकुम रानीसा सांस नहीं ले पा रही है, तो हुकुम रानीसा के लबों को छोड़कर हुकुम सा हुकुम रानीसा के नेक में अपना चेहरा छुपाकर धीरे धीरे वहां पर किस करने लगते हैं। हुकुम सा जैसे ही हुकुम रानीसा के लबों को छोड़ते हैं, वैसे ही हुकुम रानीसा लंबी लंबी गहरी सांस लेने लगती है और हुकुम सा उनके निक में किस करने लगते हैं। अभी हुकुम रानीसा अपनी सांसें संभल ही रही थी कि उनकी एक चीख निकल जाती है, क्योंकि हुकुम सैन उनको नेक में बाइट किया था और दोबारा उसी जगह वेट किस करके हुकुम रानीसा को मदहोश कर रहे थे। और ऐसा होते ही हुकुम रानीसा मदहोश होने लगती है, क्योंकि वह बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। हुकुम रानीसा अपनी आंखें खोलकर हुकुम सर को देखते हैं, जो आज रुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे, और हुकुम रानीसा हुकुम शाह को रोकते भी नहीं उन्हें करने देती है जो वह कर रहे थे। आखिर वह इतना तड़पते थे इस दिन के लिए। थोड़ी ही देर में उसे रूम में गहरी गहरी सांसों की आवाज सुनाई लगती है और हुकुम रानीसा के मौन की आवाज है वहां साफ साफ गंज रही थी कि आज हुकुम सा और हुकुम रानीसा दोनों मुकम्मल तौर पर मुकम्मल हो गए थे। सीन चेंज होता है और दोबारा से वही जख्मी हालत में हुकुम सा और हुकुम रानीसा को दिखाया जाता है। जहां हुकुम सा जख्मी हालत में थे, वही हुकुम रानीसा भी जख्मी हालत में थी और एक गोली चलने की आवाज आती है और इसी सीख के साथ मीरा अपने बेड से उठ जाती है। इस वक्त वह काफी गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसके माथे पर उभरे पसीने इस बात के साथ गवाह थे कि वह काफी ज्यादा डरी हुई थी। मीरा अपना हाथ बढ़ाकर बेड के साइड टेबल से ग्लास उठाती है और पानी पी लेती है, एक घूंट में ही सारा। वह अपने असर घूमकर अपने बेड की दूसरी साइड देखी है तो दूसरी सादत आस्था नहीं थी। मीरा खुद को नॉर्मल करती है और वैसे ही बैठे हुए अपने सर पर हाथ रख लेती है और फिर खुद से बदबदाते हुए कहती है,
ये कैसा सपना था, पहले शादी फिर फर्स्ट नाइट, फिर उसके बाद वही खून खराबा, हर तरफ लाश गिरी थी। और आज हमें हुकुम सा का चेहरा साफ दिखाई दिया। ये कहते वक्त वह काफी परेशान थी। वो कुछ याद करते हुए खुद के कहती है, कहीं तो देखा है उसे, चेहरे को कहाँ देखा है, याद नहीं आ रहा। मीरा हुकुम सा के चेहरे को याद करते हुए कहती, क्योंकि मीरा को अच्छे से याद था कि आज हुकुम सान का चेहरा उसे क्लियरली दिखाई दिया था और वह याद करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसने हुकुम सा के जैसे चेहरे वाले सान को कहाँ देखा। वह बहुत याद करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे याद ही नहीं आ रहा था। और ऐसा होते ही उसके सर में दर्द होने लगती है और बेतहाशा होने लगती है। और मीरा के सर पर तो अभी भी पट्टियां बंधी हुई थी, इसलिए वह अपने शर्ट के दर्द को कम करने के लिए यह सब चीजों के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। वह अपनी नज़र घुमाकर घड़ी की तरफ देखती है तो इस वक्त सुबह के 5 बज चुके थे। मेरा बेड से उठती है, वॉशरूम जाकर फ्रेश होती और फिर उसने इस वक्त योगा वाली ड्रेस पहनी हुई थी जो कि एक सिंपल स्पोर्ट ब्रा और एक ट्राउजर था। वो पहनकर और अपना योगा मट लेकर अपनी बालकनी की तरफ चली जाती है। मेकअप बेचकर वह उसके ऊपर बैठ जाती है योगा करने के पोज में। तकरीबन आधा घंटा योगा करने के बाद वह मेडिटेशन में बैठी है, लेकिन जब वह अपनी आंखें बंद करती है तो उसके सामने वही शादी वाला सीन और वही फट नाइट वाला सीन घूमने लगता है उसकी आंखों के सामने। वह झटके से अपनी आंखें खोलता है। उसके गाल इस वक्त गुलाबी हो रखे थे और वह हैरान भी थी खुद पर कि कुछ तो कनेक्शन था उसका इन दो लोगों से, लेकिन क्या ये चीज वह समझ ही नहीं पा रही थी। अपने ख्यालों को झटकते हुए अपना ध्यान फिर से मेडिटेशन में लगती है। कुछ देर में अपना मेडिटेशन कंप्लीट करके मीरा अपनी जगह से खड़ी होती है और अपने कदम अपने रूम की तरफ बढ़ा देती है। वॉशरूम में जाकर फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद वह अपने कदम नीचे बढ़ा देती है। मीरा ने इस वक्त सिंपल सी चिकनकारी कुराई और नीचे जीन्स पहनी हुई थी। सुबह के इस वक्त 7 बज चुके थे और सभी लोग नीचे डाइनिंग हॉल पर मौजूद थे क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा था। सभी मौजूद थे। मीरा भी आकर उन सबके पास बैठ जाती है। सबको अच्छा लग रहा था कि मीरा उनके पास आकर बैठ गई है, नहीं तो सबको फिक्र थी कि कहीं मीरा उसे हाथ से का बाद अकेले न रहने लगे। लेकिन सबके शक को दूर करते हुए मीरा सभी के साथ आकर बैठी है और हंसते हुए सभी से बातें करती है। कुछ देर में सबका ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट हो जाता है और सारे घर के जेंट्स अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं। सिर्फ दादाजी को छोड़कर। दादाजी ने अपनी कंपनी से रिटायरमेंट ले ली थी। अब उनकी कंपनी में उनके दोनों बच्चे और तीनों पोते संभाल रहे थे। दादाजी और दादी जी के साथ इस वक्त मीरा थी। मीरा अपनी दादी जी के गोद में कर रख कर लेती हुई थी और दादी जी भी काफी प्यार से उसके सर को चल रही थी। मीरा की आंखें इस वक्त बंद थी। बुरे सपने की वजह से जल्दी उठ जाने के कारण मीरा की आंखें फिर से लग गई थी। इस वक्त सुबह के 9 बजे बज रहे थे। मीरा को दोबारा सोता देख दादी जी मीरा को वैसे ही सोफे पर अच्छे लिटाकर और एक ब्लैंकेट से कर करके उसके पास बैठ जाते हैं। दादाजी टहलने के लिए अपने विलास से बाहर गए थे और सारी लेडीज घर के काम में बिजी थी। दादी जी भी अपने रूम में चली गई थी आराम करने के लिए। इस वक्त हाल में मीरा अकेली थी और उसी के बगल में आस्था बैठी थी जो कि लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे। उसकी नज़र बार बार मीरा के ऊपर जा रही थी क्योंकि वह मीरा को चेक कर रही थी कहीं वह गिरे ना। वही मीरा आराम सो रही थी और आस्था भी अपने कामों में लगी हुई थी। मीरा को फिर वही सपना आता है, लेकिन इस बार कुछ अलग था सपने में और वह कुछ इस तरह था। वही हवेली और हुकुम सा और हुकुम रानी सा का कमरा। हुकुम रानी सा और हुकुम सा इस वक्त एक दूसरे को बाहों में लिए हुए सो रहे थे कि अचानक ही हुकुम रानी सा की आंखें खुलती है और उनकी आंखें जा टकराती है हुकुम बंद आंखों से जो इस वक्त उनकी बाहों में सुकून से सो रहे थे। वह खुद की हालत पर नजर करती है तो पाती है कि वह एक पतले से ब्लैंकेट में कर है और बाकी दोनों के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। अरे, ऐसा सोचते ही हुकुम रानी सा के चेहरे पर लाली छा जाती है क्योंकि उन्हें काफी रमा रही थी। लेकिन एक बार को वह हुकुम सा के चेहरे में कोसी गई थी क्योंकि हुकुम सा के चेहरे पर वह सुकून वह चमक खुशी की देखकर उनके होठों पर गहरी मुस्कुराहट छा जाती है। वह अपना एक हाथ बढ़ाकर हुकुम सर के चेहरे पर रखती है और अपने अंगूठे से उनके चेहरे को सहलाते हुए बड़े ही प्यार से कहती है, आज हमारा बचपन का सपना पूरा हो गया हुकुम सा।
आप हमारे हो गए और हम आपके हो गए दुनिया के। नज़र में भी हमारे रिश्ते को नाम मिल गया और आप भी हमें मिल गए। ऐसा कहकर हुक्मरानी सा आगे बढ़कर हुकुम सा के माथे को बड़ी शिद्दत से चूम लेती है और बारी बारी उनकी आंखों को चूम लेती है और फिर ऐसे ही करके दोनों गालों को चूम लेती है। और वह आगे बढ़कर उनके होंठ पर भी हल्की सी किस करके पीछे होती कि हुकुम सा जो कि हुकुम रानी सा से पहले जागे थे, वह जो सोने की एक्टिंग कर रहे थे। हुकुम रानी सा के किस करने से उनके अंदर का रोमांस किंग जाग गया था, इसलिए वह हुकुम रानी सा को अपने नीचे लेते हैं और खुद उनके ऊपर आ जाते हैं। ये सब इतना एक बार भी हुआ था कि हुकुम रानी सा को समझने मौका ही नहीं मिला और वह अपनी आंखें बड़े किया हुकुम सा को देख रही, जो कि अपनी आंखों में शरारत और मोहब्बत में अपनी दुनिया जाने जहां अपनी बेगम को देख रहे थे। हुकुम सा अपनी आंखों में शरारत लिए हुकुम रानी सा को देखते हैं और फिर उसी शरारत के साथ कहते हैं, क्यों बेगम जी, हमारा फ़ायदा उठा रही थी आप? हमारी नींद में होने का फ़ायदा उठाना ही है तो ऐसे उठाए ना, नींद में उठाने से क्या फ़ायदा है? हुकुम सा की डबल मीनिंग बातम सुनकर हुकुम रानी सा के चेहरे पर फिर से लालिमा छा जाती है, क्योंकि वह हुकुम सा के कहने का मतलब बखूबी समझ गई थी। इसलिए वह अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है, क्योंकि उनकी चोरी भी पकड़ी गई थी। वह हुकुम सा को चोरी चुपके किस कर रही थी। हाँ, वह नींद में होने का फ़ायदा जरूर उठा रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह सो रहे हैं। इसलिए हुक्मरानी सा हुकुम सा को नाराजगी से देखते हुए कहती है, मतलब आप जाग रहे थे, हम और नींद में होने की एक्टिंग भी कर रहे थे आप? धद ऐसे अपनी एक तरफ की आईब्रो उठाकर हुकुम सा को देखती है। हुकुम सा उनके ऐसे क्यूट से रिएक्शन पर मुस्कुरा देते हैं। उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी काफ़ी गहरी थी और उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट बेहद खूबसूरत उनको बना रही थी। और हुकुम सा अपने होंठ हुकुम रानी सा की तरफ बढ़ा देते हैं। हुकुम रानी सा भी हुकुम सा के होठों को अपने होंठ पर महसूस कर सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसी गहराई के साथ उनकी मोहब्बत को महसूस करने लगती है। तकरीबन 5 मिनट की किस के बाद हुकुम रानी सा की सांस फूलने लगती है और यह महसूस करके हुकुम रानी सा के होठों को छोड़ देते हैं और उन्हें गले लगाते हुए उनके सर पर हाथ फेरते हुए बड़े ही प्यार से कहते हैं, ब्रेथ जान ब्रेथ। हुकुम सा के कहने पर हुकुम रानी सा काफ़ी गहरी गहरी सांस लेने लगती है। थोड़ी ही वक्त में हुकुम रानी सा की सांस नॉर्मल हो जाती है। हुकुम सा दोबारा उनके होठों के करीब बढ़ाते कि हुकुम रानी सा उनको अपने ऊपर से धक्का देती है और इस दौरान तो हुकुम सा की पकड़ हुकुम रानी सा पर ढीली हो गई थी। सिर्फ बात का फ़ायदा उठाकर हुकुम रानी सा उनको धक्का देती है, जिससे हुकुम सा साइड हो जाते हैं। हुकुम रानी सा हुकुम सा को अपने ऊपर से हटकर साइड करती है, लेकिन हुकुम सा साइड ही नहीं होते, क्योंकि उनका भार हुकुम सा का भार काफ़ी ज़्यादा था, जो कि हुकुम रानी सा के बस की बात नहीं थी। बड़ी मुश्किल से और फिर अपने कदम उसे पतले से ब्लैंकेट में कर करके वॉशरूम की तरफ बढ़ा देती है। वह दौड़ते हुए अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ती है और वॉशरूम बंद करके उसके दरवाजे से लगकर गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं। उनके चेहरे पर वह गुलाबी रंगत काफ़ी ज़्यादा जच रही थी। हुकुम रानी सा जब अपने साइड में देखती है तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा सा मिरर था, उसी के पास वॉश बेसिन था। मिरर में अपना अक्स देखकर हुकुम रानी सा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और उनकी नज़र अपने गले और सीने पर बने हुए उसे लव बाइट पर जाती है, जो कि अब हल्के हल्के लाल और नील पड़ गए थे। खैर, कुछ ही वक्त में हुकुम रानी सा तैयार होकर बाहर आती है। वह बाहर आकर देखती है तो हुकुम सा कहीं पर भी नहीं थे। असल में हुआ ये था कि हुकुम रानी सा के ढक कर देने पर हुकुम सा साइड हो जाते हैं और वह हुकुम रानी सा को ऐसे भागते देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपना हाथ बाल में फिर कर अपनी जगह से उठते हैं और फिर बालकनी की तरफ चले जाते। इसीलिए जब हुकुम रानी सा नहाकर बाहर आती है तो हुकुम सामने कहीं भी दिखाई नहीं देते। खैर, हुकुम रानी सा ने इस वक्त लाल कलर की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी, जिस पर सोने की कारीगरी की गई हुई थी, और वह अपने कदम मिरर टेबल की तरफ बढ़ा देती है। दस वक्त हुकुम रानी सा का चेहरा मिरर के बिल्कुल सामने था और उनका चेहरा बिल्कुल से मीरा की तरह दिखता था। वही छोटा सा चेहरा, छोटी सी नाक, आंखें और वह होठ पतले पतले जो बेहद खूबसूरत थी, और उन होठों के पास एक छोटा सा तेल जो उनके चांद से मुखड़े को नजर के तक का काम कर रहा था। इस वक्त हुकुम रानी साहब बिल्कुल मीडिया के सामने खड़ी थी और उनके हाथ
में इस वक्त सिंदूर की डिब्बी थी। वह अपना हाथ बढ़ाकर सिंदूर लगाते हैं कि हुकुम सा उनके करीब आते हैं और उनके हाथों से सिंदूर की डिब्बी लेकर उनके मांग में सजा देते हैं। और फिर और ऐसा होते ही हुकुम रानी सा की आंखें सुकून से बंद हो जाती है और हुकुम सा उनको देखकर उनके माथे पर अपने लब रख के बड़ी ही शिद्दत के साथ चूम लेते हैं। और चही दूसरी तरफ राजाचत हथेली में मीरा की आंखें झटका के साथ खुल जाती है। उसकी आंखें इस वक्त हल्की लाल थी और उसके माथे पर पसीने थे। मीरा को ऐसे झटके में उठाते हुए देखकर आस्था जो उसके पास बैठी थी वह काफी परेशान हो जाती है और जाकर मीरा के पास बैठी है तो मीरा उसे कुछ नहीं रहती और आस्था उसकी तरफ एक गिलास पानी बदती है। पानी पीने के बाद मीरा खुद को नॉर्मल करती है और फिर अपने कदम रूम की तरफ बढ़ा देती है। आस्था भी यह सोचकर जाने देती है कि हो सकता है उसने कोई बुरा सपना देखा हो, इसलिए चाह भी अपने काम पर फोकस करने लगती। और वैसे भी मीरा ने कहा था कि वह ज्यादा कुछ बात नहीं है, बस उसने बुरा सपना देखा है, इसलिए आस्था इस चीज को इग्नोर कर देती और अपने काम में लग जाती है। वही मीरा अपने रूम में जाकर चहल कदमी करने लगती है क्योंकि उसने अभी अभी जो सपना देखा था और हुकुम रानी सा बिल्कुल उसके जैसी थी और हुकुम सा जो थे उसका चेहरा भी मीरा ने कहीं देखा हुआ था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिर उसने कहाँ देखा है उस शख्स को। वह याद करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उसने आखिर देखा कहाँ था। उसके सर में फिर से दर्द होने लगते हैं और टाइम देखी है तो इस वक्त सुबह के 11 बजे रहे थे और वह अपनी मेडिसिन लेती है और फिर थोड़ी बहुत स्टडी करने के लिए बैठ जाती है, अपने ख्यालों को इन सब चीजों से हटाने के लिए। 24 एंजल और मीरा की बातें। अब आगे हुकुम रानी सा हुकुम सा को अपने ऊपर से हटकर साइड करती है, लेकिन हुकुम सा साइड ही नहीं होते क्योंकि उनका भार हुकुम सा का भार काफी ज्यादा था जो कि हुकुम रानी सा के बस की बात नहीं थी। बड़ी मुश्किल से और फिर अपने कदम उसे पतले से ब्लैंकेट में कर करके वॉशरूम की तरफ बढ़ा देती है। वह दौड़ते हुए अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ती है और वॉशरूम बंद करके उसके दरवाजे से लगकर गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं। उनके चेहरे पर वह गुलाबी रंगत काफी ज्यादा जच रही थी। हुकुम रानी सा जब अपने साइड में देखती है तो वहां पर काफी बड़ा सा मिरर था, उसी के पास वॉश बेसिन था। मिरर में अपना अक्स देखकर हुकुम रानी सा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और उनकी नज़र अपने गले और सीने पर बने हुए उसे लव बाइट पर जाती है जो कि अब हल्के हल्के लाल और नील पड़ गए थे। ऐरा कुछ ही वक्त में हुकुम रानी सा तैयार होकर बाहर आती है। वह बाहर आकर देखती है तो हुकुम सा कहीं पर शी नहीं। असल में हुआ ये था कि हुकुम रानी सा के ढक कर देने पर हुकुम सा साइड हो जाते हैं और वह हुकुम रानी सा को ऐसे भागते देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपना हाथ बाल में फिर कर अपनी जगह से उठते हैं और फिर बालकनी की तरफ चले जाते। इसीलिए जब हुकुम रानी सा नहाकर बाहर आती है तो हुकुम सामने कहीं भी दिखाई नहीं देते। खैर हुकुम रानी सा ने इस वक्त लाल कलर की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी जिस पर सोने की कारीगरी की गई हुई थी और वह अपने कदम मिरर टेबल की तरफ बढ़ा देती है। इस वक्त हुकुम रानी सा का चेहरा मिरर के बिल्कुल सामने था और उनका चेहरा बिल्कुल से मीरा की तरह दिखता था। वही छोटा सा चेहरा, छोटी सी नाक, आंखें और वह होठ पतले पतले जो बेहद खूबसूरत थी और उन होठों के पास एक छोटा सा तेल जो उनके चांद से मुखड़े को नजर के तक का काम कर रहा था। इस वक्त हुकुम रानी साहब बिल्कुल मीडिया के सामने खड़ी थी और उनके हाथ में 10 वक्त सिंदूर की डिब्बी थी। वह अपना हाथ बढ़ाकर सिदर लगाते हैं कि हुकुम सा उनके करीब आते हैं और उनके हाथों से सिंदूर की डिब्बी लेकर उनके मांग में सजा देते हैं। और फिर और ऐसा होते ही हुकुम रानी सा की आंखें सुकून से बंद हो जाती है और हुकुम सा उनको देखकर उनके माथे पर अपने लब रख के बड़ी ही शिद्दत के साथ चूम लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ राजावत हवेली में मीरा की आंखें झटका के साथ खुल जाती है। उसकी आंखें इस वक्त हल्की लाल थी और उसके माथे पर पसीने थे। मीरा को ऐसे झटके में उठाते हुए देखकर आस्था जो उसके पास बैठी थी वह काफी परेशान हो जाती है और जाकर मीरा के पास बैठी है तो मीरा उसे कुछ नहीं रहती और आस्था उसकी तरफ एक गिलास पानी बढ़ती है। पानी पीने के बाद मीरा खुद को नॉर्मल करती है और फिर अपने कदम रूम की तरफ बढ़ा देती है। आस्था भी यह सोचकर जाने देती है कि हो सकता है उसने कोई बुरा सपना देखा हो, इसलिए वह भी अपने काम पर फोकस करने लगती। और वैसे भी मीरा ने कहा था कि
वह ज्यादा कुछ बात नहीं है, बस उसने बुरा सपना देखा है। इसलिए आस्था इस चीज को इग्नोर कर देती और अपने काम में लग जाती है। वही मीरा अपने रूम में जाकर चहल कदमी करने लगती है, क्योंकि उसने अभी अभी जो सपना देखा था और हुक्मरानी सा बिल्कुल उसके जैसी थी, और हुकुम सा जो थे उसका चेहरा भी मीरा ने कहीं देखा हुआ था। लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिर उसने कहाँ खा है उस शख्स की। वह याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उसने आखिर देखा कहाँ था। उसके सर में फिर से दर्द होने लगती है, और वह टाइम देखी है तो इस वक्त सुबह के 11 बजे रहे थे, और वह अपनी मेडिसिन लेती है और फिर थोड़ी बहुत रटरी करने के लिए बैठ जाती है, अपने ख्यालों को इन सब चीज़ों से हटाने के लिए। मीरा अपने रूम में इधर से उधर टहल रही थी। वह ये जाने की कोशिश कर रही थी कि उसे जो सपने आ रहे हैं, सपने तक तो ठीक है, लेकिन अब उसे हुकुम सा और हुकुम रानी सा का चेहरा बिल्कुल साफ नजर आता था। हुकुम रानी सा का चेहरा बिल्कुल से मीरा की तरह था, और हुकुम सा का चेहरा न जाने क्यों मीरा को कहीं देखा देखा सा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह मिल चुकी है उसे शख्स से जिनकी शक्ल हूबहू हुकुम सा से मिलती है, लेकिन वह याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे याद ही नहीं आ रहा था। मेरा टहलते टहलते बिल्कुल मिरर के सामने खड़ी हो जाती है, और अचानक ही अपनी नज़र उठाकर मिरर में खुद को देखते हैं तो उसकी नज़र खुद के गले में पड़े उसे पेंडेंट पर जाती है, जो कि एंजल ने दिए थे। मीरा पेंडेंट को अपनी हाथ की मुट्ठी में भर लेती है और उसे पेंडेंट को काफी कसके जकड़ते हुए एंजल का नाम पुकारती है। कुछ वक्त में एजेल चाह पर अपर हो जाती है, और एजेल मीरा को देखकर हेलो करती है। मीरा भी बदले में अपना सर हिला देती और एजेल की तरफ देखते हुए एक के बाद अपना सवाल करना शुरू कर देती है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हुकुम सा और हुकुम रानी सा का क्या कनेक्शन है मेरे साथ, और हुकुम रानी सा का चेहरा मेरे चेहरे से इतना मिलता जुलता क्यों है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज हमारी मदद करो। एंजल, ये सब क्या हो रहा है? बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही है मेरे दिमाग में। कहानी तो ऐसी नहीं थी ना, ये वाली कहानी बहुत अलग थी। कहानी अपने ट्रैक से बिल्कुल अलग चल रही है। ये सब कहते हुए मीरा काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। हाँ, कहानी बदली है और अपने ट्रैक से बदल ही गई है। पूरी तरह से कहानी ये थी ही नहीं। अगर असली कहानी के हिसाब से बताया जाए तो इस कहानी में अब तक रेहान मीरा की मोहब्बत को अपना लेता है और उसे दिखावे की मोहब्बत करता है, लेकिन अब तक तो ऐसा कुछ नहीं था। अचानक से ही हुकुम सा वाला ट्रैक आ जाना, फिर अचानक से कहानी का पूरी तरह से बदल जाना और कहानी का अपने ट्रैक से पूरी तरह से हट जाना, ये सोचकर ही न जाने मीरा के सर में बहुत दर्द कर रही थी, और उस चीज का असर मीरा की चोट पर बना था। एंजल जो वहां पर अपर थी, मीरा के एक के बाद एक सवाल सुनने के बाद वह मीरा की तरफ देखती है और उसकी बातों का जवाब देते हुए कहती है, हमने आपसे कुछ कहा था कि आपको याद है? एंजल की बात सुनकर मीरा एंजल की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगती है, और अचानक से उसे दिन हॉस्पिटल में जो बात एंजल ने मीरा से कही थी वह बात याद करने लगती है, और उसे याद आता है कि एंजल ने लास्ट टाइम कहा था कि आपकी एक ख्वाहिश है जो उसे जन्म में पूरी नहीं हुई थी, लेकिन इस जन्म में पूरी होने वाली है। मीरा ने काफी कोशिश कर ली थी उसका ही इसको याद करने की, लेकिन उसे याद तो आया था उसकी 2-3 ही ख्वाहिश थी। वह मीरा एंजल की तरफ देखती है और अपना सर हिलाते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल हमें याद है, हमारी ख्वाहिश 2-3 ही ख्वाहिश थी, ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन ख्वाहिशों का इस दुनिया से क्या लेना देना है? जेल मुस्कुराकर मीरा की तरफ देखती है और उसकी बातों का जवाब देते हुए कहती है, लेना देना है आपका उन ख्वाहिशों से, क्योंकि आप नहीं मरते वक्त उनका हिस्सों को अपने दिल ही दिल में याद किया था, जिसे उनमें से एक ख्वाहिश आपकी पूरी हुई है। एंजल की बात सुनकर मीरा को याद आता है कि हाँ, उसने मरते वक्त अपने दिल में यह इच्छा जाहिर की थी कि काश उसे अपनी ख्वाहिश पूरी करने का मौका मिलता है। क्या सच में ऊपर वाले ने उसकी सुन ली थी? उसकी एक ख्वाहिश उनमें से यहाँ पूरी होने वाली थी। मीरा के चेहरे पर सवाल भरे एक्सप्रेशन देखकर एंजल मुस्कुराती है और उसकी बातों का जवाब देते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, ऊपर वाले ने आपकी ख्वाहिशें को पूरा किया है, और उनमें से पहली ख्वाहिश आपकी यह थी कि आपको एक परिवार मिले और आपको सभी का प्यार मिले। एंजल की बात सुनकर मेरा हाँ में सर हिलती है। उसकी ये ख्वाहिश थी उसे भी अपना परिवार मिले और उसके भी पेरेंट्स हो जो उसे प्रिंस रीट में दे, उसका भी अपना भाई। मीरा की दिमाग में एक बात क्लिक करती है, वह एंजल की तरफ देखते हुए कहती है,
लेकिन एंजल, तुमने तो कहा था कि मेरी कोई एक ख्वाहिश पूरी हुई है, तो जब मुझे इतनी प्यार करने वाली फैमिली और भाई प्यार करने वाला मिल गया है और मेरी ख्वाहिश भी थी, तो फिर आप कौन सी ख्वाहिश बाकी है? एंजल मीरा की तरफ देखकर मुस्कुराती है और फिर वैसे ही प्यार से जवाब देते हुए कहती है, ये तो भगवान जी का तोहफा है, आपको इतनी अच्छी फैमिली और इतना प्यार करने वाला भाई मिला। लेकिन आपकी एक इच्छा जो थी वो पूरी हुई है, और वह इच्छा यह है, आप जानती है आपको उसे दुनिया में भी हुकुमसा वाले सपने आते थे, और यही सच है कि इस दुनिया में आपको आपकी हुक्मसा मिलेंगे, वह भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करेंगे। उसे जन्म में आप प्यार के लिए करती थी, इस जन्म में आप सिर्फ और सिर्फ प्यार ही पाएंगे। आपकी हुक्मसा आ चुके हैं इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और आपकी मुलाकात भी हो चुकी है उनसे, लेकिन वह मुलाकात भी पूरी होकर भी अधूरी थी। लेकिन अब आप दोनों की मुलाकात पूरी मुकम्मल तौर पर होगी। O3WA, ऐसा कहकर एंजल मुस्कुराती है तो वही मीरा जो यह सब सुन रही थी, न जाने क्यों उसके चेहरे पर यह सुनकर एक मुस्कुराहट आ जाती है, और वह एंजल की तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन एंजल, क्या सच में हुकुमसा हमें उतना प्यार करेंगे? एंजल मीरा की बातों का जवाब देते हुए कहती है, बिल्कुल, हुकुमसा आपसे बेइंतहा मोहब्बत करेंगे, और आपका कनेक्शन इस जन्म से नहीं है, जन्मों जन्मों से है। एंजल की बात सुनकर मीरा के चेहरे पर कंफ्यूजन भरे भाव आ जाते हैं। वह समझ नहीं पा रही थी कि जन्मों जन्मों का रिश्ता मतलब आखिर एंजल के कहने का मतलब क्या था, कि कौन सा जन्मों का रिश्ता? क्या मेरा और हुकुमसा का रिश्ता जन्मों जन्मों का है? मेरा ये बात समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था। वह एंजल की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, जन्मों जन्मों का मतलब? एंजल मीरा की बात पर मुस्कुराती है और उसकी बातों का जवाब देते हुए कहती है, आप और हुकुमसा हमेशा से जन्म और जन्म से बंधे हुए है, आप चाह कर भी उनसे दूर नहीं हो पाएंगे, और हुकुमसा भी चाह कर भी आपसे दूर नहीं हो पाएंगे। ऐसा कहकर एंजल वहां से चली जाती है और छोड़ जाती है मीरा को खुद के सवालों उलझाए हुए। मीरा को अब ये समझ तो आ गया था कि हुकुमसा और हुक्मरानीसा दोनों बिल्कुल भी जुदा नहीं हो सकती, लेकिन उन सपनों को क्या जो मेरा अपने सपनों में देखी थी, कि किसी ने हुकुमसा और हुक्मरानीसा पर गोली चलाई थी। मीरा के दिमाग में ये भी बात क्लिक कर रही थी कि आखिर वह हुकुमसा से कब मिली, उसकी मुलाकात कब हुई। ये बात वह समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उसकी मुलाकात हुकुमसा से कब हुई है और कहाँ हुई है, और अगली मुलाकात भी जल्द होगी ऐसा एंजल ने कहा। कब होगी यह चीज उसके समझ में नहीं आ रहा। मेरा खुद को आईने में देखती है और गहरी सांस लेकर वॉशरूम में जाती है। फ्रेश होकर अपने रूम से बाहर निकल जाती है। वह नीचे जाकर देखते हैं तो घर की सभी लेडीज नीचे एक साथ बैठी हुई थी, और मेरा भी उनके साथ जाकर बैठ जाती है। हॉल में मीरा की मॉम, मीरा की बड़ी मॉम और चाचा माँ और उसकी आस्था दी और दादी माँ, उनके साथ एक दो लेडीज और बैठी हुई थी जो आपस में बात कर रही थी। मीरा जाकर उन सभी को नमस्ते करती है और फिर अपनी जगह पर बैठ जाती है। इस वक्त वह अपनी बड़ी माँ के पास बैठी हुई थी। उसके एक बगल में बड़ी माँ थी तो दूसरे बगल में उसकी माँ थी। मीरा अपनी बड़ी माँ के कंधे पर सर रखकर बैठ जाती है और बड़ी माँ भी प्यार से उसके सर को सहलाने लगते हैं। सभी लेडीज एक दूसरे से बात कर रही थी क्योंकि तीज का व्रत आने वाला था और उसी के सिलसिले में राजावत हवेली में फंक्शन होने थे। घर की सभी लेडीज तीज का व्रत रखने वाली थी। सारी औरतें एक दूसरे से बात कर रही थी और थोड़ी देर में चाय नाश्ते का भी सामान आ जाता है। सब लोग चाय का लुत्फ उठाते हुए एक दूसरे से बात कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ RSREMPIREI ये कम से कम 60 मंजिल की बहुत बड़ी बिल्डिंग थी राजस्थान में, और यहाँ राजस्थान के हुकुमसा यानी कि हमारे रुद्रम का सिक्का चलता था और उसी के सामने राजावत इंडस्ट्रीज भी थी। RSREMPIREI 59 फ्लोर पर इस वक्त काफी ज्यादा सन्नाटा था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यह CEO की केबिन थी इस फ्लोर पर और उनके पर्सनल असिस्टेंट प्रतीक की थी। N57 फ्लोर पर एक कॉन्फ्रेंस रूम था। उसे रूम का माहौल बेहद गर्म था क्योंकि रुद्रम उसे रूम की हेड चेयर पर बैठा हुआ था और वह काफी गुस्से में था। उसकी हाथ की और माथे की नसें साफ साफ दिख रही थी। उसने अपने हाथों की मुठ्ठियां कसकर भेज रखी थी और वह अपनी खतरनाक नजरों से अपने सामने बैठे मैनेजर, हेड डिपार्टमेंट के मैनेजर और एम्प्लॉयज को देख रहा था। रुद्रम 1 महीने से यहाँ नहीं था, जिसका नतीजा ये था
कि उसके ना रहने के बावजूद ये लोग काम में लापरवाही कर रहे थे। अब तक कम से कम 20 से 25 एम्प्लॉय नौकरी से निकल जा चुके थे सिर्फ और सिर्फ लापरवाही के नतीजे से। कुछ ही देर में मीटिंग ओवर होती है और रुद्र अपने कोट के बटन ठीक करते हुए उठना है और अपने कदम उसे मीटिंग रूम से बाहर बढ़ा देता है। उसके जाते ही जो एम्प्लॉय और मैनेजर, हेड डिपार्टमेंट के मैनेजर जो भी थे, वो लोग अपनी सांस रोक कर रखे थे। रुद्रम के जाते ही सब अपनी सांस लेते हैं और फिर सब एक दूसरे को देखकर अपना सर में हिलाते हैं और फिर मीटिंग रूम से बाहर चले जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।